नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में पुनः आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए विषय के साथ यहाँ प्रस्तुत हैं। आज का विषय है कविता की परख नामक एक निबंध। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। कविता की परख एक वैचारिक निबंध है। वैचारिक निबंध किसे कहते हैं, ये जानने से पहले आवश्यक है कि हम यह जानें कि निबंध किसे कहते हैं। निबंध नी जोर बंध। निबंध नी जोर बंध आपने सुना होगा अच्छे से। नी का अर्थ होता है नियोजित पूर्वक अथवा क्रमबद्ध और बंध का अर्थ होता है बंधा हुआ लेख। अर्थात नियोजित पूर्वक क्रमबद्ध बंधे हुए लेख को हम निबंध कहते हैं। अर्थात किसी विषय पर क्रमबद्ध एवं विचारपूर्वक अपने भावों को लिपिबद्ध करना ही निबंध कहलाता है। अगर हम निबंध के अंग की बात करें तो सबसे उसका प्रमुख अंग है शीर्षक। किसी भी निबंध को हम एक शीर्षक अवश्य देते हैं। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो, उत्सुकतापूर्ण हो और जिज्ञासापरक हो। जैसे कि आज जो हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं, कविता की परख, यह आकर्षक भी है क्योंकि यह छोटा शीर्षक है और उत्सुकतापूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक परख की बात की जा रही है कि कविता की परख हम किस प्रकार करें, और जिज्ञासापरक भी है। जिज्ञासापरक इस मायने में है आखिर वह कौन कौन से मानदंड है जिस पर हम कविता को आंकेंगे या मापेंगे कि वह सही मायने में कविता है अथवा नहीं। आगे हम देखेंगे निबंध के प्रमुख अंगों में एक अंग है प्रस्तावना अथवा भूमिका। हम प्रस्तावना भी इसे कह सकते हैं और भूमिका भी। भूमिका जो होती है और प्रस्तावना जिसे हम कहते हैं, वह एक तरह से विषय का संक्षिप्त परिचय होता है। पूरी भूमिका में ही स्पष्ट हो जाती है कि निबंध के आगे क्या कहा जाने वाला है, इसलिए वह एक संक्षिप्त परिचय की भांति लिखा जाता है। उसमें रोचक सूक्तियाँ होती हैं। आप कविता की परख जब पढ़ेंगे तब इसके अंतर्गत भी कई सूक्तियाँ हमें देखने को मिलेंगी। श्लोक भी होते हैं अथवा उदाहरण से यह प्रारंभ किया जाता है। अगर निबंध की हम चर्चा करें तो बच्चों, क्लास 6 और 7वें से आप निबंध लिखना शुरू कर देते हैं। आप देखते होंगे कि निबंध लिखने के लिए एक शीर्षक दिया जाता है और कुछ शब्द दिए जाते हैं। उन्हीं शब्दों में हमें बांध कर निबंध लिखना होता है। जब हम निबंध लिखते हैं तो निबंध का एक और महत्वपूर्ण अंग होता है, वह होता है विषय विस्तार। विषय विस्तार को हम किस तरह समझ सकते हैं? तो सबसे पहले उसे अनुच्छेद में विभक्त करना होता है। कम से कम 3 या 4 अनुच्छेदों में विभक्त निबंध सारगर्भित निबंध माने जाते हैं। प्रत्येक पहलू पर विचार। विषय विस्तार करते वक्त हर अनुच्छेद के प्रत्येक पहलू पर विचार करना होता है। जो बातें लिखी जा रही हैं उस पर गहन विमर्श करना होता है और संतुलित एवं क्रमिक। पूरे निबंध को बैलेंस्ड होना चाहिए, संतुलित जिसे हम कहते हैं। निबंध का दायरा इतना भी नहीं भागना चाहिए कि वह अपनी लीक को छोड़ने लगे, और क्रमबद्ध भी होना चाहिए। अगर एक अनुच्छेद हम पढ़ रहे हैं तो उसका अगला अनुच्छेद उससे जुड़ा होना चाहिए। और सबसे आखिरी जो महत्वपूर्ण अंग है वह है उपसंहार। उपसंहार का अर्थ होता है निष्कर्ष, यानी कि पूरे निबंध को हम उस निबंध में क्या कहना चाहते हैं ये उसके भीतर आ जाता है, एक तरह का सार होता है। आइए अब हम आगे देखें। निबंध के प्रकार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैंने 4 प्रकार लिखे हैं। यदि हम निबंध की बातें कर रहे हैं, हमने निबंध को जाना, निबंध के अंग को जाना, अब हम निबंध के अगर प्रकार की चर्चा करें तो निबंध कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है वर्णनात्मक। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, वर्णन। वर्णन शब्द है, यानी किसी भी निबंध के किसी भी शीर्षक को, किसी भी विषय वस्तु का जब हम वर्णन करते हैं तो वह निबंध वर्णनात्मक के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत स्थान, दृश्य, व्यक्ति, परिस्थिति या वस्तु का वर्णन किया जाता है। दूसरा है विवरणात्मक निबंध। विवरणात्मक निबंध में भी शब्द से स्पष्ट है विवरण। यदि किसी विषय वस्तु का विवरण दिया जाए, जैसे ऐसे विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत
ऐतिहासिक निबंध आते हैं। पौराणिक घटनाएं भी आती हैं जिन पर निबंध लिखना होता है, और यात्रा संस्मरण यानी यात्रा करने के दौरान हमारे स्मरण में कोई बातें, कोई घटना, कोई स्थान की विशेष चीज़ें हमारे स्मरण में आती हैं और उसे हम लिपिबद्ध करते हैं, तब वह विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। तीसरा और प्रमुख निबंध का एक प्रकार है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध के अंतर्गत गुण, दोष, धर्म एवं दार्शनिक चिंतन की व्याख्या की जाती है। चौथा एक और निबंध का प्रकार है और वह है भावात्मक। भावात्मक यानी भाव प्रधान और कल्पनात्मक, चूँकि कल्पना से ही हमारे मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में जो भाव उभरते हैं उन्हें कल्पना के माध्यम से ही हम लिपिबद्ध करते हैं, इसलिए इस निबंध के एक प्रकार को भावात्मक निबंध कहा गया है। बच्चों, अब प्रश्न यह उठता है कि आज जो हम कविता की परख पढ़ने जा रहे हैं, निबंध जो आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई है, आखिर वह निबंध किस निबंध के अंतर्गत आता है? तो आपने देखा होगा मैंने निबंध के आगे ही लिखा है वैचारिकी निबंध, यानी कि वह गद्य की विधा निबंध जरूर है, लेकिन निबंध की कोटि में भी वैचारिकी है, और वैचारिकी से हम समझ सकते हैं कि यह निबंध विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। तो चलिए बच्चों, हम लेखक परिचय के माध्यम से पहले आचार्य शुक्ल से परिचित हो लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बच्चों, यह तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। स्क्रीन पर की जो तस्वीर है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तस्वीर है। रामचंद्र शुक्ल के साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय से हम रूबरू हो लें। यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म सन 1884 ईस्वी को हुआ। आप देख रहे होंगे वहाँ आश्विन पूर्णिमा संवत 1941 लिखा हुआ है। 1884 और 1941 आखिर दो चीज़ें क्यों हैं? असल में बच्चों 1884 ईस्वी के रूप में है और 1941 संवत के रूप में। संवत और ईस्वी में 57 वर्ष का अंतर होता है। आप इसे जोड़ लेंगे तो आपको यह अंतर स्पष्ट दिख जाएगा। जन्म के पश्चात इनके निधन की हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को काशी में हुआ और जन्म स्थान इनका है अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश निवासी थे। इनके पिता काफ़ी चर्चित व्यक्ति थे जिनका नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल है। इनकी शिक्षा एंग्लो संस्कृत जुबली स्कूल में हुई। मिर्ज़ापुर से 1998 ईस्वी में उर्दू और अंग्रेजी के साथ इन्होंने मिडिल स्कूल में पढ़ाई की। ये कायस्थ पाठशाला जाते थे। प्रयाग में इंटर में इन्होंने नामांकन कराया था, किंतु इनकी पढ़ाई अधूरी रही। स्वाध्याय द्वारा ही इन्होंने विद्यार्जन किया है। जितनी भी विद्याएं इन्हें आती हैं वह स्वाध्याय के बल पर। यदि हम वृत्ति की बात करें तो सन 1904 में लंदन मिशन स्कूल में ड्राइंग टीचर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। 1908 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा की परियोजना हिंदी शब्द सागर में सहायक संपादक रहे। धनार्जन के लिए इन्होंने अनुवाद जैसे कई कार्य किए हैं। इनका कई अनुवाद है जो संकलित है और कई अनुवाद है जो संपादित भी हैं। नागरी प्रचारणी सभा पत्रिका के ये संपादक रहे हैं। 1921 से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ये हिंदी विभाग अध्यक्ष भी रहे सन 1937 ईस्वी में। इनकी प्रमुख कृतियों से भी हम परिचित हो लें। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी। एक कृति है, कविता संग्रह है मधुस्रोत। यह सवाल अक्सर पूछा जाता है बच्चों। इस सवाल के पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। तरीका ये भी हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल कृत कविता संग्रह का नाम क्या है, जिसका उत्तर होगा मधुस्रोत। या फिर यह भी सवाल किया जाता है कि मधुस्रोत कविता संग्रह है अथवा कहानी संग्रह। तो बच्चों, इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम यह ध्यान देते जाएंगे कौन सी कृति कौन सी विधा में लिखी गई है। मधुस्रोत कविता संग्रह है। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार,
रस मीमांसा, ये इनके संपादित पुस्तकें हैं और इसका संपादन किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। त्रिवेणी पाठालोचन या आलोचना कहलाती है। आलोचना की पुस्तक है त्रिवेणी। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि भाग 1, भाग 2 और चिंतामणि भाग 3। इन्होंने चिंतामणि नाम का निबंध संग्रह 3 भागों में लिखा है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 3। चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। चिंतामणि भाग 3 का संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया। ये सभी निबंध संग्रह हैं। कल्पना का आनंद, शशांक, बुद्धचरित, ये सभी इनके अनुवाद हैं। इन्होंने कई अनुवाद लिखे हैं, टिप्पणियाँ लिखी हैं और कई निबंध लिखे हैं। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में अब हम जान चुके हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता का परख जैसी निबंध की जो रचना की है, तो ऐसे निबंध का शिक्षण हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों आवश्यक है, यह भी जान लेना उचित बनता है। तो आइए निबंध शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, हम इससे भी परिचित हो लें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा निबंध शिक्षण के उद्देश्य। निबंध शिक्षण के उद्देश्य की अगर हम चर्चा करें तो इसका पहला ही उद्देश्य है विचारों की अभिव्यक्ति। पूरे निबंध में विचार ही प्राथमिक होता है। जो भी हम विचार हमारे मन मस्तिष्क में आते हैं उन्हें हम अभिव्यक्त करते हैं, और जब यह अभिव्यक्ति लिपिबद्ध हो जाती है तब वह निबंध का एक रूप ले लेती है। तो निबंध शिक्षण से विचारों की अभिव्यक्ति हमारी और मजबूत होती है और प्रखर होती है। दूसरा है तारतम्यता। विचारों को तारतम्यता, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी विचार बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए। एक के बाद जब विचार आते हैं तो उन्हें लिपिबद्ध करने के लिए तारतम्यता उनमें होना आवश्यक है। तीसरा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है आलोचनात्मक दृष्टि का विकास। हम किसी भी निबंध को पढ़ें या फिर हम कविता की परखी निबंध क्यों न पढ़ें, जो भी निबंध हम पढ़ते हैं उसे पढ़ने के बाद हमें चिंतन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि लेखक ने किस दृष्टिकोण से इसे लिखा है, और हम जब पढ़ रहे हैं हमने क्या सोचा, क्या विचारा। तो यह आलोचनात्मक दृष्टि का विकास करने में अत्यंत सहायक होती है। आगे हम देखें तो व्याकरणिक प्रयोग। व्याकरणिक प्रयोग भी निबंध लिखने से हमारे भीतर कई तरह के व्याकरणिक प्रयोगों को किस तरह से लिखा जाए, इसकी भी हम चर्चा करते हैं कि व्याकरण का कहाँ कहाँ सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कई बार हम निबंध जब लिखते हैं तो उसमें मुहावरे, लोकोक्तियाँ, कई बार वह मूल शब्द कहाँ से आए हैं, इन सब का भी हम ध्यान रखते हैं। तत्सम, तद्भव, ऐसे आगत शब्दों की भी उसमें स्थान रहता है। आगे देखिए, इस प्रकार व्याकरणिक प्रयोग के पश्चात भाषिक समृद्धि। अभी मैं चर्चा कर रही थी कि कई शब्द आते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, वह भी भाषा के अंतर्गत ही आता है। यदि कोई निबंध किसी स्थान विशेष, किसी काल विशेष के लिए लिखा जाता है तो वहाँ उन शब्दों की महत्ता बढ़ जाती है। भाषिक शुद्धियाँ, भाषिक लयात्मक निबंध का भी, गद्य का भी एक अपना लय होता है। वह लय भी, वह क्रम भी नहीं टूटना चाहिए। तो निबंध शिक्षण के एक प्रमुख उद्देश्यों में भाषिक समृद्धि भी है। आगे के और उद्देश्य को हम देख सकते हैं। शब्द भंडार। निबंध लिखने में बार बार एक ही शब्दों का प्रयोग वर्जित है, इसलिए एक ही बात को कहने के लिए कई सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। कई पर्यायवाची शब्द, कई मिलते जुलते शब्द और कई उपयुक्त शब्द उपयुक्त स्थान पे। तो शब्द भंडारों की भी हम बात करते हैं जब निबंध गद्य शिक्षण की बात करते हैं। आगे देखिए और क्या उद्देश्य है। एक उद्देश्य है अन्य स्रोतों का अध्ययन। किसी भी निबंध को लिखने के लिए हमें कई प्रकार के अध्ययन करने पड़ते हैं। जैसे अगर ऐतिहासिक है तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या क्या उसके बारे में मान्यता है, कहाँ क्या कही जा रही हैं, सभी चीज़ों की चर्चा उसमें उपस्थित होती है। तो अन्य स्रोतों का अध्ययन भी आवश्यक हो जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में आप देखेंगे कि कई सारे ऐसी पंक्तियाँ आती हैं, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विचार आते हैं जो काफ़ी पौराणिक, ऐतिहासिक होते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है जैसे काफ़ी गहन अध्ययन के पश्चात ही वह निबंध लिखा गया है। तो आगे और देखते हैं। वैचारिक स्तर जिसे चिंतन कहते हैं और लेखन में संतुलन, ये दो उद्देश्य भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वैचारिक स्तर लेखन जो हम करते हैं या चिंतन की बात करते हैं तो हमारा विचार कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक किसी निबंध को हम सोच सकते हैं, उसके दायरे को हम सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। तो यह विचार की अमूर्त विचारों को मूर्त प्रदान करना है तो गद्य शिक्षण के लिए विचारों का उन्नत होना, वैचारिक समझ होना बहुत आवश्यक है। और इतने सारे विचारों को जब हम लिपिबद्ध करते हैं, लेखन में ले आते हैं, तो उसमें संतुलन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सबसे आखिरी उद्देश्य रखा गया है संतुलन। ऐसा न हो कि केवल बातों की या जानकारियों की एक सामग्री इकट्ठी हो जाए, बल्कि जानकारियाँ क्रमबद्ध आनी चाहिए, तब यह एक निबंध का बहुत सुंदर रूप लेती है। चलिए आज की कक्षा में हम कविता की परख नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई उसका पहले वाचन करते हैं और अंश एक एक अनुच्छेद करके हम लोग पढ़ते जाएंगे और उस अनुच्छेद को फिर समझते भी जाएंगे। निबंध की शुरुआत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार की है। कविता की परख निबंध है। वह शुरुआत करते हैं कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है, जिससे उसके भीतर प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य इत्यादि अनेक भावों में से किसी का संचार हो। कविता के उद्देश्य की बात की जा रही है। सबसे पहली ही पंक्ति है कि कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर प्रभाव डालना होता है। यानी कि कोई भी कविता यदि हमारे हृदय पर प्रभाव नहीं डालती है तो वह कविता की श्रेणी में नहीं आ सकती। कविता में प्रभाव डालने के लिए किस किस तत्व का होना जरूरी है? तो आचार्य शुक्ल कहते हैं कि उसमें किसी न किसी भाव का होना अत्यंत आवश्यक है। भाव कौन कौन से? जैसे प्रेम, आनंद, हास्य, करुणा, आश्चर्य आदि। अस्थाई भाव 9 होते हैं और इन्हीं 9 भावों की चर्चा आचार्य शुक्ल ने की है। आगे वे कहते हैं कि जिस पद्य में इस प्रकार प्रभाव डालने की शक्ति न हो उसे कविता नहीं कह सकते। ऐसा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि पहले कुछ रूप और व्यापार हमारे मन में इस ढंग से खड़ा करती है कि हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वे हमारे सामने उपस्थित हैं। इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों कि कोई भी भाव वो मन मस्तिष्क में अमूर्त रूप में होता है। आचार्य शुक्ल कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर जो भी आश्चर्य, घृणा, प्रेम, क्रोध जैसे जितने भी भाव हैं वह हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालने चाहिए और वह हमें हमारे मन मस्तिष्क के भीतर एक बिंब उभारना चाहिए। जब हमारे भीतर एक बिंब उभरता है तब हम इससे अच्छे से जुड़ जाते हैं। तब हम सही मायने में कह सकते हैं कि कविता हमारे हृदय के ऊपर प्रभाव डालने का कार्य करती है। आगे देखिए निबंध में वह लिखते क्या हैं। आगे वह कहते हैं कि जिस मानसिक शक्ति से कवि ऐसी वस्तुओं और व्यापारों की योजना करता है और हम अपने मन में उन्हें धारण करते हैं वह कल्पना कहलाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। कल्पना कहलाती है। यह सवाल भी पूछता है कि कल्पना किसे कहते हैं और जिसका उत्तर इसी पंक्ति में निहितार्थ है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि कल्पना एक मानसिक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिससे हम वस्तु और व्यापारों की योजना करते हैं जो हमारे मन में बिंब उभारने में सहायक होती है। इस शक्ति के बिना न तो अच्छी कविता ही हो सकती है और न ही उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। इस शक्ति यानी किस शक्ति? कल्पना की शक्ति। यदि हम कल्पना की शक्ति हमारे भीतर आ जाती है तो हम अच्छी कविता को समझ सकते हैं। कविता को समझ जाना ही अच्छी कविता होने की निशानी है। न ही उसका पूरा आनंद लिया जा सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर कल्पना शक्ति हमारे भीतर नहीं है तो हम कल्पना का आनंद भी और कविता का आनंद भी नहीं ले सकते। सृष्टि में हम देखते हैं
कि भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखकर हमारे मन पर भिन्न भिन्न प्रकार का प्रभाव पड़ता है। किसी सुंदर वस्तु को देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, किसी अद्भुत वस्तु या व्यापार को देखकर आश्चर्यमग्न हो जाते हैं, किसी दुख के दारुण दृश्य को देखकर करुणा से आर्द्र हो जाते हैं। यही बात कविता में भी होती है। कविता में हम देखते हैं कि कोई भी विचार, कोई भी भाव हमें बहुत प्रभावित करती है। यदि हास्य वाली बात है तो हमें हंसना आता है, यदि कहीं संवेदनशीलता की बात होती है तो हम उससे जुड़ जाते हैं और हमारे भीतर करुणा भी उपस्थित होती है। और कभी कोई ऐसी भी पंक्ति होती है जिसको पढ़ने के पश्चात हमारे भीतर रौद्र रूप आता है, यानी क्रोध का भाव आता है। यानी कई तरह के भाव जो हैं वो कविता के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ते रहते हैं। आगे देखिए, आगे कहते हैं आचार्य शुक्ल कि जिस भाव का उदय कवि को पाठक के मन में कराना होता है, उसी भाव को जगाने वाला रूप और व्यापार वह अपने वर्णन द्वारा पाठक के मन में लाता है। यदि सौंदर्य की भावना उत्पन्न करने का, मन को प्रफुल्ल करने का और आह्लादित करना हो तो कवि किसी सुंदर व्यक्ति अथवा किसी सुंदर और रमणीय स्थल का शब्दों द्वारा चित्रण करता है। ये बिल्कुल सही बात है बच्चों कि हमारे भीतर कौन सी भावना उत्पन्न करनी है, यह कवि बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। अगर उन्हें सौंदर्य भावना उत्पन्न करनी है तो वो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जिससे हमारे भीतर सौंदर्य भाव उत्पन्न हो। रामचरितमानस की एक पंक्ति भी है कि जाकी रही भावना जैसी। जिस भावना से हम उन शब्दों को हमारे सामने रखा जाता है, हम उसी भाव में उस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी एक पंक्ति लिखी है, लेकिन वह पंक्ति आप पढ़ें तो सूरदास जी के संबंध में है। इन्होंने कहा है कि सूरदास जी ने श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग का जो वर्णन किया है, उसे पढ़कर या सुनकर मन सौंदर्य की भावना में लीन हो जाता है। यह बात सही है बच्चों कि सूरदास के पद को अगर हम पढ़ते हैं तो श्री कृष्ण का जितने भी बाल रूपों की चर्चा हुई है, उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो बाल रूप में श्री कृष्ण हमारे समक्ष ही उपस्थित हैं। आगे हम देखते हैं कि वो लिखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली में चित्रकूट का यह वर्णन कितनी सुंदरता हमारे समक्ष लाता है। इन्होंने सूरदास जी के बाद गोस्वामी तुलसीदास की भी चर्चा की है। गोस्वामी तुलसीदास की जो पंक्ति है वह गीतावली से ली गई है। देखिए वह पंक्ति क्या है। सोहत श्याम जलद मृदु, धोरत धातु रंग मंगे श्रृंगनी। यह पंक्ति पर्वत के ऊपर काले काले बादलों का जो शोर है, जो घोष है, जो नाद है, उसकी सुंदरता का वर्णन करता है। आचार्य शुक्ल ने सूरदास, तुलसीदास के माध्यम से, उनकी पंक्तियों के माध्यम से हमारे भीतर सौंदर्य बोध की भावना को जागृत करने और उसे पहचानने का प्रयास किया है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कविता की परख निबंध में प्रथम अनुच्छेद को पढ़ा, समझा। इसके अंतर्गत भावों को जाना, कल्पना को जाना, शब्द चयन को जाना और सूरदास और तुलसीदास की सौंदर्य बोध पंक्तियों को भी हमने जाना। अब हम अगली कक्षा में अगले अनुच्छेद के साथ प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।